हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम सीखेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन। देखिए, दो टाइप के एक्सचेंज रेट होते हैं, फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल। फिक्स जो गवर्नमेंट सेट करता है उस कंट्री के, और फ्लेक्सिबल जो मार्केट डिसाइड करती है कि हमारे कंट्री की करेंसी दूसरे कंट्री की करेंसी के अगेंस्ट में किस रेट पे सेट होगी। तो जब ये डिटर्मिनेशन होता है कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में, जहाँ पे मार्केट डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से अपनी करेंसी की वैल्यू अगेंस्ट द करेंसी ऑफ डिफरेंट कंट्री सेट होती है, तो उसे हम कहते हैं एक्सचेंज डिटर्मिनेशन अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में कैसे समझ में आएगा कि $1 विल बी कितना रुपीस। तो देखिए, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में वी ऑल नो दैट एक्सचेंज रेट इज डिटर्मिन्ड बाय द मार्केट, कीपिंग इन माइंड द मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिमांड और सप्लाई कर्व के बारे में समझते हैं। देखिए, इसमें 3 डायग्राम बनेंगे, तब जाके ये कंसेप्ट क्लियर होगा आपको। सबसे पहले हम समझते हैं कि और एक अजम्पशन याद रखिएगा कि मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई है बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज की, उसमें एक अजम्पशन बहुत क्लियर रखा है कि जो भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी पेमेंट डॉलर्स में हो रही है, जो भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसकी हमें पेमेंट भी डॉलर्स में मिल रही है। ठीक है, तो ये बात दिमाग में रखिएगा। तो वाई वुड बी डिमांड फॉरेन एक्सचेंज, हम क्यों डॉलर्स को डिमांड करेंगे, हम डॉलर को ही लेके ये चैप्टर समझेंगे और ये भी कंसेप्ट। वाई वुड बी डिमांड डॉलर्स, इंडियन को डॉलर्स क्यों चाहिए होंगे। सबसे पहले हम डॉलर्स का डिमांड इसलिए करेंगे कि हमें कुछ इंपोर्ट करना होगा। जब हम कुछ इंपोर्ट करेंगे, दूसरी कंट्री से पेमेंट करना है तो डॉलर्स में करना है, या दूसरी कंट्री में हम अगर एज अ टूरिस्ट जाते हैं, लेट्स से हम यूएस एज अ टूरिस्ट गए घूमने वहाँ पे, तो वहाँ जो भी हम होटल में रहेंगे, खाना खाएंगे, जो भी करेंगे, एंटरटेनमेंट जो भी होगा, सबकी पेमेंट डॉलर्स में होगी। वहाँ जाके हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि भैया एक काम कीजिए, ये लीजिए आप 50 रुपये की झालमुड़ी बना दो या भेलपूड़ी बना दो। ऐसा तो होगा नहीं भाई। वहाँ तो झालमुड़ी भेलपूड़ी जो भी है, जो भी वहाँ मिलेगा आपको डॉलर्स में ही खरीदने पड़ेंगे। ठीक है, या आपको लेट्स से दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना है, आपने वहाँ की कंपनी खरीदनी है, कोई लैंड खरीदना है, उस कंपनी के उस कंट्री के शेयर्स खरीदने हैं, तब भी पेमेंट आपको डॉलर्स में करनी होगी। ठीक है, अगर आप लेट्स से आप लोन ले रहे हो, लोन आपको रिपे करना है या इंटरेस्ट भरना है, तब भी आपको लोन का इंटरेस्ट भरना है, तो भी आपको डॉलर्स में देने होंगे। तो डॉलर को डिमांड करने के लिए देयर कैन बी न्यूमरस रीजंस, दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट रीजंस। तो अगर आप समझें तो डॉलर, तो क्वेश्चन ये भी आता है कि वाई फॉरेन एक्सचेंज इज डिमांडेड, एनी 2 रीजंस, एनी 3 रीजंस। तो ये सब रीजंस है। तो अगर हम यहाँ लिखे फॉरेन एक्सचेंज रेट वाई एक्सिस में और एक्स एक्सिस में लिखे डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, लेट्स डिमांड फॉर डॉलर, फॉरेन एक्सचेंज रेट मतलब डॉलर का रुपये में कितना डिमांड होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक 3-4 वैल्यू लेते हैं, लेट्स से 40, 50, 60, 70। वी ऑल नो दैट रुपये के वीक होने से इंपोर्ट महंगा होता है और रुपये के स्ट्रांग होने से इंपोर्ट सस्ता होता है। लेट अस से जब $1 40 रुपये था तो डिमांड वॉज लेट्स से R1। ये मैंने ऐसे एक हाइपोथेटिकल नंबर ले लिया, फिगर ले लिया R1। जब $1 40 से 50 हुआ तो रुपये वीक हो गया, यानी कि डॉलर स्ट्रांग हुआ। और वी नो रुपये के वीक होने से इंपोर्ट महंगा होता है। तो जब $1 40 से 50 हुआ, रुपये वीक हुआ, रुपये के वीक होने से इंपोर्ट महंगा हुआ। अब जब इंपोर्ट महंगा हुआ तो इंपोर्ट कम होगा, इंपोर्ट कम होगा तो पेमेंट भी कम करनी है, और जब पेमेंट कम करनी है तो डॉलर्स क्यों चाहिए, नहीं चाहिए। डॉलर्स नहीं चाहिए तो डॉलर की डिमांड कम हो जाएगी। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, रुपये वीक होने से इंपोर्ट महंगा होता है तो इंपोर्ट हम कम करेंगे। जब इंपोर्ट कम करेंगे तो हमें पेमेंट कम करनी है, पेमेंट कम करनी है तो डॉलर्स हमें नहीं चाहिए, तो डॉलर का डिमांड अपने आप गिरेगा। तो जैसे जैसे रुपये वीक होता जाएगा वैसे वैसे डॉलर का डिमांड कम होता जाएगा। सो डॉलर का डिमांड कर्व विल बी अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, और एनी अदर फॉरेन करेंसी का डिमांड कर्व विल बी अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व व्हेन वी आर कंपेयरिंग इट विथ रुपये। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर एवरीबॉडी। तो अब भाई एग्जाम में ये भी क्वेश्चन इंडिविजुअली आ सकता है कि डिमांड कर्व फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, व्हाई।
या दोनों को कंबाइन कर देंगे कि क्यों एक्सचेंज रेट को हम डिमांड करते हैं और वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है। मैंने आपको बता दिया है सिंपल भाषा में, आप उसको थोड़ा सा फ्रेम करके लिख सकते हो। आई होप नोबडी विल हैव अ डाउट इन दिस, एंड इफ यू नीड दिस PDF जिसमें मैं लिख रहा हूँ अभी, आप इस PDF के लिए मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करना 9801345670। आई विल बी हैप्पी टू शेयर दिस PDF विथ यू ऑल। ठीक है, सप्लाई पे आते हैं। अब फॉरेन एक्सचेंज सप्लाई क्यों कब होगा? डॉलर हम डिमांड नहीं कर रहे हैं, अपने आप डॉलर्स वहाँ से आ रहे हैं, सप्लाई अपने आप आ रहा है वहाँ से। जब हम एक्सपोर्ट करेंगे, डिमांड अगर हम करते हैं तो हम मांगते हैं कि भैया डॉलर्स चाहिए, है ना। सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सप्लाई ऑफ डॉलर्स मतलब वहाँ से अपने आप आ रहा है वो, है ना। हम मांग नहीं रहे हैं, वहाँ से सप्लाई हो रहा है। कब होगा? जब हम एक्सपोर्ट करेंगे। कब होगा? जब वो लोग वो ट्रैवल के लिए ट्रैवल करने आएंगे, एज अ टूरिस्ट आएंगे। वो लोग यहाँ कुतुब मीनार आ रहे हैं, यहाँ पे ताजमहल देखना है, कुतुब मीनार देखना है उनको, ठीक है। तो भाई वहाँ से यहाँ आएंगे डॉलर्स लेके अपने, या उनको इंडिया में इन्वेस्ट करना है, समझ में आ रहा है, या उन्हें हमारे इंडियन कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं। जब हमें उस वहाँ लेट्स से यूएस में एप्पल के शेयर्स खरीदने हैं, तो हम जब शेयर्स लेंगे तो हम उनको पे किस में करेंगे? डॉलर्स में, ठीक है। और डॉलर वहाँ से आएंगे कब? जब उनको इंडिया में इन्वेस्ट करना है। लेट्स से उनको रिलायंस के शेयर्स खरीदने हैं, उनको TCS के शेयर्स खरीदने हैं, टाटा स्टील के शेयर्स खरीदने हैं, तब वो यहाँ आएगा, ठीक है। तो दीज आर द रीजंस व्हाई डॉलर और फॉरेन एक्सचेंज कैन बी सप्लाइड। तो इसका सप्लाई कब कैसा होगा? ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट है ना डॉलर्स का, और यहाँ पे सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज डॉलर्स। अब देखो वी नो, जब रुपी वीक होता है, लेट्स से यहाँ क्या लिया था हमने 40 से, चलो ये हो गया 40, 50, 60, 70। तो लेट्स से जब $1 वॉज 40 रुपीज़, तो सप्लाई कितना था? R4। अब हमें पता है कि जब रुपी वीक होता है, इंपोर्ट तो महंगा होता है लेकिन एक्सपोर्ट सस्ता होता है। देखो इस प्लेलिस्ट में सबसे पहले आप वीडियो कौन सी देखना, पहली वीडियो देखना जिसमें मैंने फॉरेन एक्सचेंज का बेसिक समझाया है कि रुपी वीक कब होता है, स्ट्रांग कब होता है, वीक होने से इंपोर्ट में क्या होगा, एक्सपोर्ट में क्या होगा, और स्ट्रांग होने से क्या होगा। तभी आपको ये समझ में आएगा, अदरवाइज आप सर खुजलाते रह जाओगे यहाँ पे, क्योंकि ये इतना आसान है नहीं। जब $1 40 से 50 हुआ तो रुपी वीक हो गया। वी नो रुपी के वीक होने से इंपोर्ट तो महंगा होता है लेकिन एक्सपोर्ट सस्ता होता है। हमारे प्रोडक्ट उनके लिए, आउटसाइडर्स के लिए, फॉरेनर्स के लिए हमारे प्रोडक्ट सस्ते हो जाते हैं, तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, वो हमसे ज़्यादा खरीदेंगे। ज़्यादा खरीदेंगे तो पेमेंट भी ज़्यादा करेंगे डॉलर्स में, पेमेंट ज़्यादा करेंगे तो सप्लाई बढ़ेगा। तो फॉर सिमिलर रीज़न ये बढ़ने से, रुपी वीक होने से सप्लाई बढ़ेगा। रुपी फर्दर वीक हुआ, फर्दर सप्लाई बढ़ा, रुपी फर्दर वीक हुआ, फर्दर सप्लाई बढ़ा, और मेरा सप्लाई कब जो है फॉरेन एक्सचेंज का, वो अपवर्ड स्लोपिंग है। तो आपको जब ये आंसर आता है कि हाउ इज एक्सचेंज रेट डिटरमिन्ड अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, आपका आंसर का ब्रेकअप क्या होगा? आप पहले लिखोगे डिमांड क्यों होता है, फिर डिमांड कर्व समझाओगे, सप्लाई क्यों होता है, फिर सप्लाई कर्व समझाओगे। यहां लिखोगे डिमांड कर्व इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बिकॉज व्हेन रुपी वीकन्स द इंपोर्ट बिकम्स एक्सपेंसिव, हेंस लीडिंग टू lesser amount of import. So the import, when import falls, demand for foreign exchange also falls, and hence there is an inverse relation. अब यहाँ पे आओगे, एक्सपोर्ट में क्या लिखोगे? when rupee or dollar becomes strong and when rupee weakens, the export becomes cheaper. ठीक है, our product become relatively cheaper for the foreign countries. So the foreign country will buy more of our product. Our export will rise, because of which the supply for फॉरेन एक्सचेंज डॉलर्स विल ऑल्सो राइज। सो ये अपवर्ड स्लोपिंग हो गया, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग हो गया, ये क्लियर हो गया। और जो तीसरा डायग्राम आप बनाओगे, डिमांड और सप्लाई कर्व जो हमने पढ़ा है, तो हमने ये समझा दिया डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, हमने ये समझा दिया सप्लाई कर्व, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड डिमांड एंड सप्लाई। अब आप तीनों बना रहे हो, तो हो गया 40, 50, 60, 70। तो ये हमारा डिमांड कर्व था। डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, दिखा देंगे। और लेट्स से
ये हमारा सप्लाई कर्व है, सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग, तो कहाँ जाके इंटरसेक्ट करेगा, जहाँ डिमांड और सप्लाई कर्व। तो हमने बता दिया डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, हमने बता दिया सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग क्यों है। अब हम यहाँ पे देखेंगे डिमांड और सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, वो इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर पढ़ा है ना माइक्रो में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, मार्केट मैकेनिज्म, प्राइस मैकेनिज्म। द पॉइंट पे डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, दैट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इस पॉइंट पे, इस पॉइंट, एक सेकंड रुको, इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम प्राइस यहाँ है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, तो प्राइस कहाँ सेट हुआ भाई, इक्विलिब्रियम प्राइस हमारा सेट हुआ है, जस्ट अ मोमेंट, इक्विलिब्रियम प्राइस हमारा सेट हुआ है, लेट्स से ये है 50 और 60 के बीच में, लेट्स से ये हुआ है 55 में। सो इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट इज 55, इसको पार एक्सचेंज रेट भी कहते हैं, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट भी कहते हैं। और क्वांटिटी कितनी सेट हुई है, लेट्स से R3, ठीक है, क्वांटिटी कितनी सेट हुई है R3, ठीक है। तो मतलब जहां डिमांड एंड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करेगा उसके अगेंस्ट में जो एक्सचेंज रेट आएगा वो इक्विलिब्रियम एक्सचेंज है। मतलब मार्केट में 55 रुपए, ये 55 है ना, मार्केट में 55 रुपए $1 का रेट होगा रुपये के अगेंस्ट, और वो कितना डिमांड और सप्लाई होगा, R3 डिमांड होगा, R3 सप्लाई होगा। सो ये भैया पता चल गया कि 55 रुपए में $1 ट्रेड करेगा। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू एवरीबडी। मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ सो दैट आपको देखने में आसानी हो, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। अब सवाल ये उठता है कि ये लेट्स से 60 में क्यों नहीं सेट होगा, 55 ही क्यों रहेगा। देखिए 60 में आपको साफ दिख रहा है कि देयर इज एन एक्सेस सप्लाई, ये जो गैप है 60 में ये एक्सेस सप्लाई रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 60 में डिमांड कम हो जाएगा। वी नो जब प्राइस बढ़ता है किसी भी चीज़ का उसका डिमांड कम होता है, सप्लाई बढ़ जाता है। तो जैसे 55 से 60 में जाने की कोशिश करेगा, डिमांड गिर जाएगा, सप्लाई बढ़ जाएगा। तो सप्लाई जब ज़्यादा होता है हम माल बेचने के लिए क्या करते हैं, हम प्राइस को घटाते हैं। सेम कंसेप्ट जो हमने मार्केट मैकेनिज्म माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था। तो क्या होगा, 60 में वीसी सप्लाई इज मोर, डिमांड इज लेस। जब सप्लाई डिमांड से ज़्यादा होगा तो भैया माल खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, सप्लाई ज़्यादा, हम बेचना चाह रहे हैं, खरीदने वाला कोई नहीं है, प्राइस को कम करेंगे तो प्राइस कम होगा, अपने आप 60 से 55 आ जाएगा, वहाँ सस्टेन ही नहीं करेगा ये। सिमिलरली अगर ये 55 से 50 में सेट होने की कोशिश करेगा, यहाँ पे सिचुएशन क्या है, यहाँ पे सिचुएशन में हम देख रहे हैं ये जो गैप है, यहाँ डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। तो देखो 60 में क्या हो रहा है, सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड, सो प्राइस विल फॉल, ठीक है। तो कहाँ फॉल होके, 55 में, जहाँ डिमांड सप्लाई इक्वल हो। डिमांड सप्लाई जहाँ इक्वल होगा वही इक्विलिब्रियम है, याद रखिएगा। जहाँ डिमांड सप्लाई से ज़्यादा या सप्लाई डिमांड से ज़्यादा होगा वहाँ पे सस्टेन नहीं करेगा ये। और अगर लेट्स से 50 में रहने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे हम देख रहे हैं डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। जब डिमांड सप्लाई से ज़्यादा होता है, माल हम बेचना चाह रहे हैं जितना, उससे ज़्यादा लोग खरीदना चाह रहे हैं, तो हम प्राइस को बढ़ाएंगे। तो सिंपल लॉजिक है, तो प्राइस को बढ़ाएंगे, वापस जा करके 55 में सेट होगा। तो 55 में ही इक्विलिब्रियम मिलेगा, उससे नीचे भी सेट होने की कोशिश करेगा, वहाँ सस्टेन नहीं करेगा, उससे ऊपर भी सेट होने की कोशिश करेगा, वहाँ भी सस्टेन नहीं करेगा। तो आपको ये सारा लिखना है और ये सारा समझाना है, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर दैट यू पीपल शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। शेयर करने से हमें भी मोटिवेशन मिलती है कि बनाते रहें वीडियो। और अगर आपको पसंद नहीं आई है, नहीं पसंद आई होगी यार मुझे अच्छा लगा पढ़ा के, तो पसंद आई होगी आपको। चलिए टेक बाय, टेक गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ, बाय, टेक केयर, बूम।